गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे। क्राउन सामान्य ज्ञान के एक्सप्लेनेशन सीरीज में ये दूसरा वीडियो है आज का। इससे पहले वाले वीडियो में हमने ये जाना था कि क्राउन सामान्य ज्ञान को कैसे हम पढ़ेंगे, इसके स्टार्ट कहाँ से करेंगे, इसके सिलेबस हमने देख लिया था, प्राचीन भारत का सिलेबस देख लिया था, इतिहास की परिभाषा और इसके इतिहास को जानने का स्रोत थे वो हमने देख लिए थे। आज से हम अपना सिलेबस स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर जो ये होगा पाषाण युग और प्रशस्तर युग। यहाँ से हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आप सब क्राउन सामान्य ज्ञान को साथ में लेकर बैठे होंगे पढ़ने के लिए, और नहीं लिए हैं तो ले लीजिए, और साथ में हो सके तो एक A4 साइज का पेज ले लीजिए और पेन और हाईलाइटर रखिए, ताकि मैं जैसे जैसे पढ़ाते जाऊँ अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आए मैं बताऊँ तो आप वहाँ टिक लगा लें और हाईलाइट कर लें, ताकि वो बाद में रिवीजन करने के लिए आपको आसानी हो। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पाषाण युग और प्रशस्तर युग को। ठीक है, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं पाषाण युग प्रशस्तर युग। पाषाण युग ये पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक जानकारी जान लेते हैं कि इस काल को पाषाण काल क्यों कहा जाता है, इसका टाइम पीरियड क्या है, इसको और किस किस नाम से जाना जाता है। तो आइए थोड़ा सा हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस पाषाण काल को सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पाषाण काल का टाइम पीरियड क्या है। इसका समय काल है 5 लाख BC से 2000 BC तक इसका टाइम पीरियड है। इस समय पृथ्वी पे प्लेस्टोसीन युग चल रहा था। क्या चल रहा था पृथ्वी पे प्लेस्टोसीन युग चल रहा था। अर्थात इसमें पृथ्वी का जो तापमान था, औसत तापमान, जो 8 डिग्री सेल्सियस से 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास था। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि इस समय पृथ्वी का जो तापमान था काफ़ी कम था। पृथ्वी के अधिकांश हिस्से में बर्फ जमे रहते थे, काफ़ी लो टेम्परेचर रहता था। यहाँ जीवन का सर्वाइव करना काफ़ी कठिन कार्य था। इस समय से भारतीय उपमहाद्वीप में पाषाण काल का शुरुआत होता है। अब जान लेते हैं कि हम इसे पाषाण काल क्यों कहते हैं। तो पाषाण काल इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि इस समय का जो लोगों का जीवन था, लोगों का जीवन पत्थरों पर आधारित था। पत्थरों पर आधारित था, इसलिए इस काल को पाषाण काल कह दिया जाता है। वे अपने औजार बनाने के लिए या शिकार करने के लिए पत्थर के औजारों का ही इस्तेमाल करते थे। अलग अलग टाइम में अलग अलग प्रकार के पत्थर के औजार रहे हैं। इस आधार पे पाषाण काल को और कई भागों में बांटा गया है। ठीक है, इसको हम स्टार्ट करेंगे तो जानेंगे। पाषाण काल को एक और नाम से जाना जाता है, वो है प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है, कल हमने आपको बताया था कि इतिहास जानने के दो स्रोत हैं, एक तो साहित्यिक स्रोत और दूसरा पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, तो जिस काल का इतिहास जानने के लिए हमारे पास साहित्यिक स्रोत है उस काल को हम ऐतिहासिक काल कहते हैं, और जिस काल के इतिहास को जानने के लिए हमारे पास ऐतिहासिक साहित्य नहीं है, केवल पुरातात्विक साहित्य है, वैसे काल को प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है। अर्थात ऐसे काल का इतिहास जो पूरी तरह से पुरातात्विक स्रोतों पर आधारित है। ठीक है, तो पुरातात्विक स्रोत पे होने के कारण इस काल को प्राग ऐतिहासिक काल कहा दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा आदि ऐतिहासिक काल भी होते हैं। आदि ऐतिहासिक काल ऐसे काल का इतिहास
जिसका लिखित साक्ष्य उपलब्ध तो है, लेकिन पढ़े नहीं गए। ठीक है, ऐतिहासिक साक्ष्य में लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, लेकिन वो अभी तक पढ़े नहीं गए हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो हड़प्पा सभ्यता जो है को हम आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं, लेकिन जब से हमें ऐतिहासिक स्रोत मिल गए हैं और जो पढ़े गए हैं उसको हम ऐतिहासिक काल में रखे हैं। इसकी ऐतिहासिक काल की शुरुआत वैदिक काल से हो जाती है, क्योंकि उस समय ऋग्वेद और ये सारे प्रमाण मिलने लगते हैं, जो वहाँ से उस समाज के बारे में जानकारी मिलती है। तो चलिए हम लोग ये एक नॉर्मल जान लिया कि पाषाण काल को किस नाम से और जानते हैं और इसका टाइम पीरियड क्या है। अब पाषाण काल को 3 भागों में बांटा जाता है। पाषाण काल को 3 भाग में बांटा जाता है, या आप बुक में भी देखते रहिए, वहाँ भी लिखा हुआ है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, पूरा पाषाण काल का फिर टाइम पीरियड हम लिख देते हैं 5 लाख BC से 10,000 BC। यहाँ 10,000 BC से 6,000 BC, ये 6,000 BC से को 2000 BC। ठीक है, ये BC का जो अर्थ है ना, बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह के जन्म से पूर्व। जन्म से पूर्व 5 लाख वर्ष ईसा वर्ष पूर्व से 10,000 ईसा वर्ष पूर्व, ऐसे पढ़ेंगे हिंदी। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं पूरा पाषाण काल। ठीक है, ठीक है, अब आप लोग बुक में देखिए, मैं भी बुक से ही पढ़ा रहा हूँ। हमने देख लिया कि डिवीजन पाषाण काल का, पाषाण काल का डिवीजन देख लिया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब हम स्टार्ट करते हैं पूरा पाषाण काल से। ठीक है, पूरा पाषाण काल पुनः 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला निम्न पूरा पाषाण काल, जिसका टाइम पीरियड है 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, इस काल में जो है मानव जीवन काफ़ी अस्थिर था, और इस काल की सबसे महत्वपूर्ण खोज जो है अग्नि का आविष्कार है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे, क्योंकि प्लेस्टोसीन युग चल रहा था उस समय, तो उस समय जानवर काफ़ी बड़े बड़े थे और काफ़ी खतरनाक जानवर थे। और चूँकि मानव पूरी तरह से प्राकृतिक पर निर्भर था, तो वो अपने भोजन के लिए जानवरों का शिकार करते थे या जंगलों से कंदमूल प्राप्त करके अपना भोजन करते थे। तो उन्हें एक तो जानवरों को शिकार भी करना है, लेकिन जानवरों से अपनी रक्षा भी करना है, तो वो उस समय समूह में क्या करते थे, शिकार करते थे। इससे जानवरों को मारना भी आसान हो जाता था, और एक साथ रहते थे तो कोई जानवर इन पर अटैक भी नहीं करता था। तो इस तरह निम्न पूरा पाषाण काल की एक विशेषता आप याद रखेंगे, अग्नि का आविष्कार। ठीक है, भारत में पूरा पाषाणकालीन औजारों का खोज जो है सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट बुशफ्रूट नामक पुरातात्विक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, ये जो किए थे चेन्नई से किए थे। चूँकि चेन्नई वाले क्षेत्र को कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, इन सब के जो क्षेत्र थे उस समय मद्रास प्रेसिडेंसी के नाम से जाना जाता था, इसलिए ये जहाँ खोजा गया उसको एक संस्कृति का नाम दिया गया, और वो संस्कृति है मद्रास संस्कृति। ठीक है, समझ में आ गए। इस समय के जो लोग थे वो औजार उपयोग करते थे, उसका नाम यहाँ पे दिया गया है, वो हैंडेक्स था, क्लेवर था और चॉपर था। इसके जो कुछ प्रमाण हैं, जो पूरा पाषाण काल के, निम्न पूरा पाषाण काल के जो प्रमाण हैं, वो राजस्थान, थार राजस्थान से, कश्मीर से, बेलन घाटी से, भीमबेटका की गुफा से, सोहन नदी घाटी से।
ठीक, यहाँ से इसके प्रमाण मिले। ये हमें थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है, ये जगह का नाम काफ़ी फ़ेमस है ये, जैसे बेला नदी घाटी, सोहन नदी घाटी और भीमबेटका। ये 3 नाम आप हमेशा याद रखेंगे इसके जगह के साथ कि यह किस राज्य में है, इसके साथ याद रखेंगे। जैसे बेला नदी घाटी मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में है, भीमबेटका मध्य प्रदेश में, सोहन नदी घाटी पंजाब पाकिस्तान में है। तो ये याद रखें, क्योंकि क्वेश्चन जब पूछते हैं ना एग्ज़ामिनर, तो वो ऐसे नाम दे देंगे और पूछ लेंगे कि ये इसको मैच द फॉलोइंग, और स्टेट का नाम एक तरफ दे देंगे, एक तरफ इनका नाम दे देंगे और इनका मैच करो। तो ये काफ़ी फेमस नाम है और ये पूछ दिए जाते हैं। तो इसलिए इन तीनों नामों को आप टिक लगा लें, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम मध्यपूरा पाषाण काल। मध्यपूरा पाषाण काल में की एक ही मुख्य विशेषता है, इस काल को फलक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस समय अग्नि का प्रयोग जो था बड़े पैमाने पे किया जाता था, लेकिन अग्नि का खोज हो चुका था निम्नपूरा पाषाण काल में। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट यहाँ नहीं है, यहाँ व्यापक प्रयोग हो रहा है लेकिन खोज नहीं हुआ है। इस काल को फलक संस्कृति कहते हैं, ये इस काल के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तथा पत्थरों के गोले से वस्तुओं का निर्माण इस समय स्टार्ट हो गया था बनाना। तो फलक संस्कृति का आप मतलब समझना चाहते हैं तो फलक संस्कृति वो था कि पत्थर जो थे ना, पत्थर के ऊपर जो बड़े-बड़े पत्थर होते हैं उसके ऊपर पपड़ी टाइप से जमा रहता था। उन पपड़ियों से को उखाड़ कर उनसे औजार बनाया जाता था, जिनको फलक नाम दिया गया था। आज आज के ज़माने में अगर समझना चाहें तो आप पुराने जो वृक्ष होते हैं तो उनके जो जड़ होते हैं, जड़ में आप देखते होंगे कि पपड़ी जम जाता है, ऊपरी भाग काफ़ी काला और पपड़ी जम जाता है। वैसे ही पत्थरों के ऊपर जो पपड़ी जमी रहती थी, उससे औजार बनाया जाता था और उस औजार इस काल में काफ़ी ज़्यादा मिले हैं, मध्यपूरा पाषाण काल में। इसलिए इसको एक संस्कृति का नाम दे दिया गया कि ये फलक संस्कृति है। ठीक है, आप इसको मेजरली इतना ही याद रखेंगे मध्यपूरा पाषाण काल में। इस समय का औजार फलक, वेदनी, छेदनी और खुरचनी है। लास्ट में मैं दिखाऊंगा इन सारे औजारों का फोटो आपको, जो मैंने नीचे लगा रखा है। एक बार मैं पढ़ा देता हूँ, बाकी सारे नाम आपको मैं दिखाऊंगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं उच्चपुरा पाषाण काल पर। उच्चपुरा पाषाण काल के 2 प्रमुख विशेषताएं, एक तो नए चकमक उद्योग का प्रयोग, दूसरा आधुनिक मानव का उदय। ठीक है, इससे पूर्व के जो मानव थे वो होमोसेपियंस से पूर्व निएंडरथल जो इनके पूर्वज है वो थे, लेकिन यहाँ से आधुनिक मानव का उदय हो जाता है, जो ये हमारे पूर्वज हैं होमोसेपियंस। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप टिक लगा लें कि आधुनिक मानव का उदय भारत में, भारतीय उपमहाद्वीप में किस काल से मिलता है साक्ष्य, तो वो उच्चपुरा पाषाण काल से। अब आ जाते हैं, हम ये समझ लेते हैं नए चकमक उद्योग क्या है। ठीक है, जब होमोसेपियंस का उदय हो चुका था तो वो पत्थरों को एक विशेष कोण पे काट कर उससे काफ़ी धारदार वस्तुओं का निर्माण करने लगे थे, और उसके लिए एक विशेष जगह बनाई गई थी, विशेष उद्योग टाइप से एक जगह था जहाँ पे वो लोग बनाते थे ऐसे तरह के वस्तुएं, इसलिए इसको चकमक उद्योग नाम दे दिया गया। ठीक है, इन सारे हम औजारों को हम नीचे के पेज में देखेंगे, एक बार पढ़ लेते हैं उसके बाद से। और उच्चपुरा पाषाण काल के एक महत्वपूर्ण विशेषता और भी है कि यहाँ से पुरानी चित्रकारी के प्रमाण मिलने लगते हैं, क्योंकि आधुनिक मानव का उदय हो चुका था तो उनका मस्तिष्क पहले के मानव से काफ़ी विकसित था। ये संगीत, चित्रकारी, भाषा जैसे चीज़ों का इस्तेमाल करने लगे थे। तो यहाँ से पुराने चित्रकारी का प्रमाण मिलता है, वो कहाँ से मिलता है? भीमबेटका से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये दोनों आपको यहाँ याद रखना है। इस समय के जो प्रमुख औजार थे फलक थे और तक्षणी थे, और फलक, तक्षणी और सल्क थे। सारे औजार हम देखेंगे बाद में। इसके जो साक्ष्य मिले हैं वो बीजापुर, इमामगांव और बेलन नदी घाटी यहाँ से मिले। तो यहाँ खत्म हो जाता है हमारा पूरा पाषाण काल। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखने की बात है, तो पूरा पाषाण काल पूरी तरह से प्राकृतिक पे निर्भर लोग थे। यहाँ से पशुपालन, कृषि, कपड़ा, बर्तन, कृत्रिम आवास की कोई जानकारी नहीं मिलती है। तो ये दिमाग में एकदम बैठा लेना कि यहाँ तक अभी जो मानव सभ्यता था हमारा, वो पूरी तरह से प्राकृतिक पर निर्भर था। यहाँ किसी तरह के पशुपालन, कृषि, कपड़ा, बर्तन, कृत्रिम आवास आदि की जानकारी नहीं मिलती है। ठीक है, एक नोट है, मतलब नर्मदा नदी घाटी में जो है ना, हथनौरा से मानव कंकाल का एक प्रमाण मिला है, लेकिन वो एक ही मिला हुआ है। इसके अलावा कोई प्रमाण यहाँ से नहीं मिला है। मानव कंकाल का एक प्रमाण मिला है, इसके अलावा पशुपालन, कृषि, कपड़ा, इन सब चीज़ों का कोई प्रमाण नहीं मिला है। अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे भाग पे, मध्य पाषाण काल। ठीक है, मध्य पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो 10,000 BC से लेके 6,000 BC तक है। कितना है? 10,000 BC से 6,000 BC तक। अलग अलग किताबों में अलग अलग इसके टाइम पीरियड दे रखे हैं। यहाँ 9,000 से 4,000 ईस्वी पूर्व तक दिया गया है। ठीक है, NCERT में 10,000 से 6,000 ईस्वी पूर्व तक दिया गया है। तो इससे टाइम पीरियड से आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये एक रेफरेंस के तौर पे यूज़ किया जाता है, बाकी इसको कभी एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। मध्य पाषाण काल के
जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, सबसे पहले तो हम वो जान लेते हैं। ठीक है। मध्य पाषाण काल को सूक्ष्म पाषाण के नाम से जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस समय जो पत्थर के औजार जो होते थे ना, पूरा पाषाण काल के अपेक्षा काफ़ी छोटे होते थे। छोटे छोटे औजारों का निर्माण यहाँ शुरू हो गया था बनाना, इसलिए मध्य पाषाण काल को सूक्ष्म पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। मध्य पाषाण काल के कुछ प्रमाण मिले हैं। इस समय जो मानव सभ्यता विकास कर रहा था, तो उसके कुछ साक्ष्य उत्खनन में मिले हैं, जिसको हमें देख लेना काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। मैं आपको एक पेज में आपको बताता हूँ, आप लोग इसका ध्यान देंगे। ठीक है। तो मध्य पाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थल। आदमगढ़ और भीमबेटका। ठीक है। यहाँ से पशुपालन के प्रमाण मिले। पशुपालन के प्रमाण मिले। बागौर, राजस्थान, यहाँ से भी पशुपालन के प्रमाण मिले। इलाहाबाद, चौपानी, मांडू, ये दोनों यूपी में हैं। यहाँ से बर्तन के प्रमाण मिले। ठीक है। महदहा, ये भी यूपी में है। यहाँ से एक पुरुष और एक महिला के सावधान के प्रमाण मिले। दमदमा, यूपी, यहाँ से 3 कंकाल एक साथ दफनाने के प्रमाण मिले हैं। ठीक है। छठा नंबर है सराय नहराय, यहाँ से हत्या के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। अंतिम संस्कार के प्रमाण मिले हैं। सिलवट्टा, का प्रमाण मिला है। गर्त चूल्हा का प्रमाण मिला है। ठीक है। तो ये आप देख रहे हो, ये महदहा में जो है एक पुरुष और एक महिला की को एक साथ सावधान के प्रमाण मिले हैं, यानी युगल सावधान के। तो आप देख रहे हो कि इतने प्रमाण मध्य पाषाण काल से मिले हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको पूरे याद रखने हैं। ठीक है। एक बार मैं दोहरा देता हूँ। आदमगढ़ और भीमबेटका से पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। बागौर राजस्थान से भी पशुपालन के मिले हैं।
इलाहाबाद चौपानी मांडो यूपी से बर्तन के प्रमाण मिले हैं। महदहा यूपी से एक पुरुष एक महिला को एक साथ स्वाधान के प्रमाण मिले हैं। दमदमा यूपी से 3 कंकाल एक साथ दफनाने के प्रमाण मिले हैं। सराय नारायण से हत्या के साक्ष्य मिले हैं। अंतिम संस्कार के प्रमाण मिले हैं। सिलवट्टा, जो अभी गाँवों में मसाला पीसने के लिए इस्तेमाल होता है, वही सिलवट्टा का प्रमाण यहाँ से मिला है। गर्त चूल्हा, जो आप देखते हो कि चूल्हा आपके पास नहीं है, पारंपरिक तरीके से खाना बनाना हो तो ज़मीन में गड्ढा करके और हम लोग खाना बना लेते हैं, तो वैसे उसके प्रमाण मिले हैं। ठीक है, ये सब हमने देख लिया। लेकिन अभी भी कृषि, कपड़ा का प्रमाण नहीं मिले। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब ये ध्यान रखें। अब आ जाइए हम लोग अपने थोड़े से क्राउन के में देख लेते हैं उसमें क्या क्या दिया। देख लेते, मध्य पाषाण काल में आदमगढ़ मध्य प्रदेश, बागौर राजस्थान से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, ये हमने देख लिया। इस काल को सूक्ष्म पाषाण काल कहते हैं। मुख्य औजार पत्थर के बहुत से छोटे औजार। ठीक है, इसके प्रमुख स्थल जो थे मध्य प्रदेश में आदमगढ़, होशंगाबाद, भीमबेटका, उसके बाद से राजस्थान के बागौर, उत्तर प्रदेश में ये मिले हैं, बिहार में मुंगेर। तो इसमें ये सब जगह है। मैंने नीचे जो आपको बता रखा है जो भी स्थान, उस स्थान को याद रखेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट में अपने नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में देखते हैं इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं। इसका टाइम पीरियड जो है 7000 ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व दिया हुआ है, लेकिन एनसीईआरटी में 6000 से 2000 ईस्वी पूर्व तक दिया हुआ है। आपको टाइम पीरियड से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अलग अलग बुक में अलग अलग दे देते हैं। ठीक है, ये रेफरेंस के तौर पे यूज़ होता है, बाकी से एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम देख लेते हैं कि नवपाषाण काल के प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। इस काल में मानव ने खेती करना प्रारंभ कर दिया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको एकदम टिक लगा लेंगे। ठीक है, इस समय पहिए का ज्ञान हो गया था। ठीक है, इसके और भी विशेषताएं हैं जो हम यहाँ देखते हैं नवपाषाण काल की। आ जाइए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूरे टिक लगा लेना है, पूरा ही पार्ट को पूरा एकदम से याद कर लेना है। चलिए देखते हैं। मेहरगढ़ पाकिस्तान का बलूचिस्तान का क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ से गेहूं और जौ के खेती के प्रमाण मिलते हैं तथा भेड़ बकरी पालन प्रारंभ करने के साक्ष्य भी मिलते हैं। तो नवपाषाण काल में खेती की शुरुआत हो जाती है। खेती यानी कृषि के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, और सबसे पहले गेहूं और जौ की खेती के प्रमाण मिल जाते हैं। इससे पहले और मतलब पशुपालन के प्रमाण तो मिलते थे, लेकिन नियमित मध्यकाल के नियमित विशेषता नहीं थी पशुपालन करना, लेकिन नवपाषाण काल में पशुपालन भी नियमित विशेषता हो गई। अब जो हैं लोग यहाँ के पशुपालन और खेती दोनों कार्य कर रहे हैं। अब आ जाते हैं कोल्डिहवा। कोल्डिहवा से विश्व में चावल के उत्पादन का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है। कोल्डिहवा से क्या मिले हैं? विश्व में चावल के उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। बुर्ज होम जो है कश्मीर में है, यहाँ से गर्तावास मतलब गड्ढा घर, जमीन को खोदकर नीचे घर बनाया गया, वो यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, हड्डी के औजार प्राप्त हुए हैं। सूक्ष्म पाषाण के पूर्ण अभाव प्रमुख लक्षण है। यहाँ पर कब्र में मालिकों के शव के साथ उनके पालतू कुत्तों को दफनाया जाता है। बुर्ज होम से क्या प्राप्त हुआ है? मालिक को उनके पालतू कुत्तों के साथ दफनाया गया है। ठीक है, यानी कुत्तों को यहाँ पालतू बनाया जाया गया था, और कुत्तों से लगाव देख सकते हैं आप कि उनके मालिक को पालतू कुत्तों के साथ दफनाया जा रहा है। ठीक है, गुफ कराल एक जगह है, कश्मीर में ही है। यहाँ के लोग पशुपालन और कृषि दोनों कार्य करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा पाषाण काल के वो कौन से जगह है जहाँ के लोग पशुपालन और कृषि दोनों कार्य करते थे, तो वो है गुफ कराल, आपको याद रखना है। चिरांद जो बिहार में पड़ता है, सारण जिले के आसपास, यहाँ से हड्डी के औजार मिले हैं, और मुख्यतः हिरण के सींगों से बने उपकरण मिले हैं। हिरण के सींग से बने उपकरण मिले हैं। ठीक है, सर्वप्रथम इसी काल में कुत्ते को पालतू बनाया गया था। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। कुंभकारी सबसे पहले इसी काल में मिलती है, जिसमें बर्तन में पॉलिशदार काला मृदभांड, धूसर मृदभांड और चटाई के छाप वाले मृदभांड प्रमुख हैं। पिकलिहल जो कर्नाटक में है, यहाँ के निवासी पशुपालक थे। यहाँ पर राख के ढेर एवं निवास स्थान दोनों मिले हैं। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो नवपाषाण काल के ये विशिष्ट तथ्य है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इसको पूरा याद करेंगे। ठीक है, एक दो बार पढ़ेंगे, ये याद हो जाएगा। ठीक है, रटने मत बैठिएगा, एक दो बार पढ़िएगा, ये याद हो जाएगा। अब इसके बाद हम आ जाते हैं नवपाषाण काल के प्रमुख स्थल। तो ये स्थल में आ जाए मेहरगढ़ पाकिस्तान, बुर्ज होम, गुफ कराल, कोल्डिहवा, चिरांद, सेनुआर, पिकलिहल, संगनकल्लू, इनमें से कुछ स्थान हैं जो मैं टिक लगाया हुआ है। इनको आप थोड़ा सा याद रखेंगे कि ये कहाँ पे है, किस
देश में है और किस स्टेट में है। क्योंकि मैंने पहले जो बताया था कि ये पूछ देगा, इधर बुर्ज होम पूछ देगा कि ये किस राज्य में है, आपको बताना पड़ेगा कश्मीर में है। नहीं याद है तो फिर आप गलत कर सकते हैं। कोल्डियावा कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में बताना पड़ेगा। तो ऐसे इसको याद रखना है। कौन कौन से जो टिक लगाए हैं बस इतना याद रखिए, ठीक है, आप टिक लगा लीजिए, ठीक है। तो अब हमने देख लिया यहाँ पे नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में बर्तन के साक्ष्य मिल गए थे, क्योंकि चाक का निर्माण होने लग गया था, तो यहाँ से बर्तन के प्रमाण मिले हैं। कपड़े के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं, ठीक है। अस्थायी निवास यहाँ मिल गए हैं, क्योंकि जब आप कृषि कार्य करने लगते हैं तो आपके पास अनाज का उत्पादन होने लगता है। अब आप अस्थायी रूप से एक जगह रह के अपना जीवन यापन कर सकते हैं। और कृषि को उत्पादन करने के लिए, कृषि का कार्य करने के लिए भी आपको एक जगह रहना पड़ेगा, क्योंकि वो एक टाइम पीरियड लेता है फसल देने के लिए। तो इस तरह से धीरे धीरे लोगों ने अस्थायी निवास की तरफ बढ़ा और नदी के किनारे से अब मैदानी इलाके में बढ़ने लगे, क्योंकि अब इनके जीवन में अस्थायित्व आ गया था। अब ये कच्चे घरों में रहने लगे थे, इनके पास पहिए का ज्ञान हो गया था, ठीक है। तो इस तरह से नवपाषाण काल में मानव जीवन में काफ़ी क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ था, ठीक है। यही नवपाषाण काल आगे चल के ताम्रपाषाण काल और हड़प्पा सभ्यता का रूप लेता है। तो चलिए अब हम ताम्रपाषाणिक संस्कृति को देख लेते हैं। प्रागैतिहासिक मानव द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली जो पहली धातु थी वो तांबा थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहली जो धातु प्रयोग में लाई गई थी मानव द्वारा वो कौन थी? तांबा थी। इसको आप टिक लगा लेंगे। इस दौरान तांबे के औजार के साथ साथ पत्थर के औजार भी प्रयोग में लाए जाते थे, इसी कारण इसे ताम्रपाषाणिक संस्कृति कहा गया, ठीक। तांबे के प्रयोग के कारण इसका नाम, इस काल का नाम ही ताम्रपाषाणिक संस्कृति रख दिया गया। कुछ प्रमुख ताम्रपाषाणिक संस्कृतियाँ निम्नलिखित है। इसको हम एक नोट बना दिए हैं ताकि थोड़ा सा अच्छे से हम एक्सप्लेन कर सकें सबको। तो चलिए हम वहाँ से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं। आप लोग वहीं पे नोट कर देना, बस खाली जगह का नाम और उसके सामने नोट कर देना कि ये संस्कृति यहाँ से प्राप्त हुई है और इसको ये नाम दिया गया। बाकी आप यहाँ से सुन लीजिए बस, ठीक है। उसमें बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। वो जगह के नाम ही पूछता है कि आहार संस्कृति कहाँ से पाई गई, ठीक है। तो ऐसे सलवड़ा संस्कृति कहाँ से पाई गई, तो ऐसे नाम पूछ लेता है एग्जाम में। तो वो मैं थोड़े से एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, आपको जगह का नाम भी पता चल जाएगा। तो आहार संस्कृति, इसका टाइम पीरियड 2800 BC से 1500 BC है, ठीक है। ये दक्षिण पूर्वी राजस्थान, उदयपुर इसका मुख्य केंद्र है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान से प्राप्त हुआ है, जहाँ उदयपुर इसका मुख्य केंद्र है। चूँकि यह संस्कृति बनास नदी के किनारे विकसित हुई थी, इसलिए इसे बनास संस्कृति कह दिया जाता है, ठीक है। इसके बारे में यही इंपॉर्टेंट है। आहार संस्कृति को बनास संस्कृति भी कहा जाता है और इसका स्थान उदयपुर राजस्थान में। चूँकि यहाँ से इन सभी जगहों से तांबे के वस्तुएं प्राप्त हुई है, इसलिए इसको ताम्रपाषाणिक संस्कृति में रखा गया है। और देखिए ये टाइम पीरियड इसमें जो दिया हुआ है, ये हड़प्पा सभ्यता के मिड टाइम का है। मतलब एक तरफ भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत के पंजाब वाले क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता विकसित हो रही थी, उसी समय भारत के कुछ कुछ क्षेत्रों में ताम्रपाषाणिक संस्कृतियाँ चल रही थी, ठीक है। ऐसे टाइम पीरियड से इसके देखने से यही प्रतीत होता है। अब आ जाए दूसरा, सालवड़ा संस्कृति। सालवड़ा संस्कृति भी, ये भी राजस्थान में ही पाई जाती है, ठीक है। बनास नदी और माही नदी के मध्य ये विकसित हुई थी सालवड़ा संस्कृति। तो आप दोनों याद रखेंगे, दोनों का संबंध, आहार संस्कृति और सालवड़ा संस्कृति का संबंध राजस्थान से है, ठीक है। टाइम पीरियड भले अलग अलग थोड़े थोड़े हैं। अब आए तीसरा, कायथा संस्कृति। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। कायथा संस्कृति मध्य प्रदेश के मालवा प्रदेश में छिप्रा नदी के तट पर उज्जैन एक जगह है, यहाँ से प्राप्त हुआ है। इसका टाइम पीरियड है ये, आप टाइम पीरियड याद रखें या ना रखें। कायथा संस्कृति मध्य प्रदेश में उज्जैन से प्राप्त हुआ है, आप ये याद रखेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं मालवा संस्कृति। ये भी एमपी के पश्चिमी भाग में मालवा के पठार के क्षेत्र, छिप्रा नदी और नर्मदा नदी के मध्य से इसके प्रमाण मिलने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। ये भी एमपी से मालवा संस्कृति, ठीक है। 5वें नंबर पर आ जाते हैं प्रभास संस्कृति। प्रभास संस्कृति का प्रमाण गुजरात, मुख्य केंद्र इसका सौराष्ट्र का क्षेत्र है। मुख्य स्थल जो था प्रभास पाटन, जहाँ अभी सोमनाथ मंदिर के प्रमाण मिलते हैं, सोमनाथ मंदिर है, वहाँ प्रभास संस्कृति का विकास हुआ था। इसका टाइम पीरियड जो था 2000 BC से 1400 BC था। उसी प्रकार से रंगपुर संस्कृति, इसका भी प्रमाण सौराष्ट्र से ही मिलता है, गुजरात के सौराष्ट्र से ही मिलता है, ठीक। और सबसे लास्ट और अंतिम इंपॉर्टेंट, जोरवे संस्कृति। ये महाराष्ट्र में परवरा नदी के तट पर इसके प्रमाण मिलते हैं। जोरवा जो स्थान है वो अहमदनगर में स्थित है, ठीक है। तो इसमें से मैं टिक मरवा देता हूँ आपको, आप ये वाले तो याद ही रखें, मैक्सिमम तो याद करने लायक है, लेकिन आप मोस्ट इंपॉर्टेंट में आप आहार संस्कृति याद रखें, कायथा संस्कृति याद रखें, ठीक है, मालवा संस्कृति याद रखें और जोरवे संस्कृति याद रखें। ये 4 तो याद ही रखना है आपको 100%। तो इस तरह से ताम्रपाषाण संस्कृति को हमने देख लिया। अब यहाँ हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है। इसके बाद हम कुछ औजार देख लेते हैं जो पाषाण काल में प्रयोग में लाए गए हैं, उसके चित्र हमने कुछ लगा रखे हैं। तो ये जो आपके सामने अभी चित्र जो दिख रहा है, ये पूरा पाषाण काल,
के पत्थर के औजार हैं, ठीक है। ये मूल पत्थर से बने हैं, मूल पत्थर से बने हैं, ठीक है। इसमें कोई विशेष आकृति नहीं है। छोटे छोटे पत्थरों को जैसे मूल पत्थर है उसी को थोड़ा सा इधर उधर करके इसको यूज में लाया जाता था, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं इसी में हैंडेक्स, जो हमने देखा था पूरा पाषाण काल में। मूल पत्थर को ही आप रस्सी से बांध दो डंटे लगा के, तो वो हैंडेक्स हो गया। जैसे यहाँ पे दे रहा है हैंडेक्स, ये क्लेवर हो गया, ये आपको स्क्रैपर हो गया। तो ये आप देख लो, ये पूरा पाषाण काल के हो गया। इसी प्रकार से मध्य पाषाण काल में जिसको हमने क्या बोला था कि वो माइक्रोलिथ संस्कृति बोलते थे, मतलब तो देखो ये कैसे छोटे छोटे औजार हैं इसमें, यहाँ पे सूक्ष्म पाषाण काल, ठीक है। तो ये मध्य पाषाण काल का हो गया। ये फलक से बने हुए हैं, जो ऊपर मूल पत्थर से चिपके हुए होते हैं पपड़ी टाइप से, उनको निकाल के ये बनाए गए हैं फलक संस्कृति। तो जो पूरा मध्य पाषाण काल में देखे थे वहाँ ये इस तरह के यूज होते थे। नव पाषाण काल में देखो ऐसे औजार यूज होते थे। इनमें देखो विशेष प्रकार के दिखे धार, इसमें बात दिखाई दे रहा है आपको धार। तो यहाँ थोड़ा सा आधुनिक मानव जो होमोसेपियंस था वो इसे अच्छे तरीके से बनाने लगे थे औजार, ठीक है। और ये देखो ये विशेष आकृति के रूप में बना हुआ है, ऐसे भाला जो बनता है अभी देहात में, जो भाला यूज करते हैं वैसे यूज करने, इससे जानवरों को मारने में यूज करते थे। तो इस तरह के हमने देखा पाषाण काल में कैसे कैसे पत्थर के औजार यूज होते थे। होमोसेपियंस हमारे पूर्वज हैं, तो उनके जो पूर्वज थे निएंडरथल थे। आधुनिक मानव जो है, जैसे होमोसेपियंस जो है अभी आधुनिक मानव है, ठीक है। अब इसके पूर्वज निएंडरथल थे, इनके पूर्वज में होमो इरेक्टस, फिर होमो हैबिलस और ऑस्ट्रेलोपैथिकस सबसे पूर्व आदिम मानव थे, ठीक है। तो ऐसे चलता गया, विकास का क्रम बढ़ा। इनमें देखो बाल बहुत सारे हैं शरीर में, इससे कम हुए हैं, लेकिन इनके हाथ देखो कैसे बेढंगे टाइप से हैं, बंदर के जैसे मुंह हैं, ठीक है। ये सब देख रहे हो, ऐसे इनकी धीरे धीरे आकृति सुगठित होती गई और विशेष आकृति में यहाँ आते आते होमोसेपियंस में एक विशेष आकृति जो था, जिसमें हाथ पैर फेस सारे एक तरह से बैलेंस्ड इसमें दिखते हैं। तो अभी जो हम होमोसेपियंस है, हमारे पूर्वज कौन थे? निएंडरथल। अब हम देख लेते हैं कुछ यहाँ पे न्यूलिथिक साइट, पैलियोलिथिक साइट जो है, ठीक है, मध्य पाषाण काल, ये नव पाषाण का, ठीक है। उसके बाद से पूरा पाषाण का, पाषाण का, ठीक है। ये वाले इनके नाम हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया, आप देखो पूरा पाषाण काल का ये वाला साइन। तो यहाँ देखो हुनसंगी से मिला है, कुरनूर से मिला हुआ है, भीमबेटका, ठीक है। इसके बाद से हम देख लेते हैं मध्य पाषाण काल में, ये मध्य पाषाण काल के क्षेत्र हैं, ब्रह्मगिरी, ठीक है। इसके बाद आप देख लो तो नियो पाषाण काल में, नियो पाषाण काल में देखो ब्रुजहोम, मेहरगढ़, कोल्डी हवा, चिरांद, ये सब क्या है? नव पाषाण काल के क्षेत्र हैं, ठीक है। इसमें भी नियोलिथिक के हैं, आप देख लो एक बार जूम करके देख सकते हो, ठीक है, ठीक है। आप देख लो आराम से इसमें। तो ये हो गया बुर्जहोम, गुप्तराल, सरायकिला, उसके बाद से मेहरगढ़, चिरांद, ये ऐसे सब नियोलिथिक के साइट हैं। उसके बाद से कैल्कोलिथिक मतलब ताम्र पाषाण कालिक संस्कृति, तो जोरवे संस्कृति का क्षेत्र ये रहा। कायथा संस्कृति, मालवा संस्कृति, आहर संस्कृति, ठीक है, ये सब संस्कृति रही है। अब इसी टाइम में जहाँ भारत में मैंने पहले भी बताया था कि भारत के विभिन्न क्षेत्र में ताम्र पाषाणी संस्कृतियाँ चल रही, तो उसी टाइम पीरियड में हड़प्पा सिविलाइजेशन भी उत्तर पश्चिम भारत में स्टार्ट हो गया था। तो ये इधर दिखाया गया है। तो ये रहे हमारे पाषाण काल के मैप, ठीक है। यहाँ अब हम लोग क्लास को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।